अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम आपके 12th क्लास का एक और चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में, एंड दैट इज इकोलॉजी। और इस चैप्टर के अकेले में आपके 12 मार्क्स हैं। ये जो यूनिट है इकोलॉजी, इसमें आपको 3 अलग अलग चैप्टर्स डिस्कस करने हैं। एक आता है इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा यूनिट इस चैप्टर में है दैट इज इकोसिस्टम, एंड थर्ड इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। राइट, तो आज के इस सेशन में हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स या क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? आपने ऑलरेडी क्लासरूम में इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, टर्म इकोलॉजी को किसने कॉइन किया है, वो सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी है। तो मैं क्विकली यहां पे रिकैप कर रहा हूं। राइट, जो इकोलॉजी है ये ऐसा ब्रांच है साइंस का जिससे हमें आंसर मिलता है कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्यों किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में ग्रो करते हैं। क्लियर? यानी जो हमें बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे डिपेंड है। राइट, क्यों ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, टेम्परेट रीजन्स में जो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रॉपिकल में क्यों ग्रो नहीं कर रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको जिस सब्जेक्ट से मिलता है दैट इज इकोलॉजी। तो आपने इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। क्लियर? हर किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, और ये इंटरेक्शंस जो हैं ये बायोटिक और एबायोटिक के बीच में हो सकती है, ये बायोटिक और बायोटिक के बीच में हो सकती है, और ये इंटरेक्शंस एबायोटिक और एबायोटिक के बीच में हो सकती है। जब हम इन्हीं इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं, एंड दिस स्टडी इज नोन एज इकोलॉजी। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, इकोलॉजी जो है, हम बात कर रहे हैं इकोलॉजी की। राइट, इकोलॉजी जो है इट इज साइंटिफिक स्टडी, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स, it is scientific study of relationships that exist between organisms and their environment जो एक ऑर्गेनिज्म के बीच और इसके आसपास एनवायरनमेंट के बीच जो इंटरेक्शंस होती हैं, इन्हीं इंटरेक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम नाम देते हैं इकोलॉजी। क्लियर? जैसे आपने देखा फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो है वो रामदेव मिश्रा है। क्लियर? टर्म इकोलॉजी को कॉइन किया है पहली बार अर्नेस्ट हेकल ने। तो अब समझने के लिए हम यहां पे एक प्लांट को ड्रा करते हैं। ये यहां पे एक प्लांट है, ये एक प्लांट, ठीक? अब ये प्लांट जो है, क्या ये प्लांट अकेले में सरवाइव कर पाएगा? इस प्लांट के सर्वाइवल के लिए लाजमी है कि इस प्लांट को अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन में रहना है। समझ आ रही ना बात? क्लियर? ये आपके सामने एक प्लांट, इस प्लांट के सर्वाइवल के लिए इस प्लांट को लाइट चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, इस प्लांट को प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए जो इसके एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करे, इस प्लांट को वाटर चाहिए यानी रेनफॉल। क्लियर? और ये प्लांट किसी खास जो है एक खास लैंड एरिया में ग्रो करते हैं, उसको हम नाम देते हैं टोपोग्राफी, दैट इज टोपोग्राफी। क्लियर? और इस प्लांट के जो रूट्स हैं वो होते हैं सॉइल के अंदर। ये जो मैंने यहां से जितने भी फैक्टर्स लिखे जो इस प्लांट के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, या मैं बोल सकता हूं एबायोटिक फैक्टर्स हैं। लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, टोपोग्राफी एंड सॉइल, ये सारे के सारे एबायोटिक या नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो इस
प्लांट को चाहिए सर्वाइवल के लिए, यानी कि ये प्लांट जो है ये अपने एनवायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन में रहता है। क्लियर यहां तक? अब इसके बाद जब ये प्लांट, इसको रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो इसको पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसको पॉलिनेशन के लिए क्या, इंसेक्ट की जरूरत पड़ती है जो इसके पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करे। क्लियर? और इसको बर्ड्स की जरूरत पड़ती है जो इसमें इस प्लांट के सीड की डिस्पर्सल में हेल्प करता है, या बहुत सारे बर्ड्स जो है वो इस प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं अपना फूड लेने के लिए, वो इस प्लांट से शेल्टर ऑब्टेन करते हैं, या इस प्लांट के ऊपर कुछ रेप्टाइल्स ग्रो करते हैं। राइट? रेप्टाइल्स, यानी कि दिस प्लांट जो है इट इज होम फॉर सम अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो। इस प्लांट के ऊपर आंट्स ग्रो करते हैं। ठीक है? इस प्लांट के सॉइल में इसके रूट्स के साथ माइक्रोब्स अटैच है, माइक्रोब्स एसोसिएट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, राइट, या कुछ फंजे हैं, एटसेट्रा। यहां से मैंने जितने भी फैक्टर्स लिखे जो इस प्लांट के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो सारे के सारे लिविंग फैक्टर्स है, चाहे इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, आर्ट्स हो, रेप्टाइल्स हो, माइक्रोब्स हो, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग फैक्टर्स। इसका मतलब ये प्लांट अपनी सर्वाइवल के लिए अपने एनवायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स के साथ और अपने एनवायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन करता है, और जब हम इन्हीं इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं, उस स्टडी को आपने नाम दिया इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं विच आर बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो बायोटिक और एबायोटिक के बीच इंटरेक्शंस हैं, या जो बायोटिक और बायोटिक के बीच इंटरेक्शन है। क्लियर? इन तमाम इंटरेक्शंस को हम जब स्टडी करते हैं उस स्टडी को आपने नाम दिया इकोलॉजी। अब इस इकोलॉजी के डिफरेंट लेवल्स हैं। सबसे लोवेस्ट लेवल जो इकोलॉजी का है वो है एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म, एक फर्द। ये प्लांट भी हो सकता है, ये एनिमल भी हो सकता है, ये कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई बर्ड भी हो सकता है। क्लियर? फिर जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं दे फॉर्म ए पॉपुलेशन। फिर बहुत सारी पॉपुलेशन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं दे फॉर्म द नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी, दैट्स कम्युनिटी। फिर बहुत सारे कम्युनिटीज आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो बायोम्स बनाते हैं। क्लियर? तो सबसे लोवेस्ट जो लेवल है इकोलॉजी का दैट इज ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। फिर ये ऑर्गेनिजम्स मिलके जो है दे फॉर्म ए पॉपुलेशन, और हम यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जिसको डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पॉपुलेशन एंड इट इज सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पॉपुलेशन। क्लियर? अब हम पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करें? क्लियर? पॉपुलेशन जो है ये एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी गिवन टाइम में रहते हैं। क्लियर? मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने कोई हैबिटेट, ये कोई हैबिटेट, कोई एरिया है। क्लियर? इस एरिया में ये कोई ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनको मैं व्हाइट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एक स्पीशीज यहां पे, ठीक है ना, ये यहां पे एक स्पीशीज। इसी एरिया में यहां पे दूसरी स्पीशीज रहती है जिसको मैं एस्टर मार्क ग्रीन से डिनोट कर रहा हूं। ये कोई दूसरी स्पीशीज यहां पे, और इसी गिवन एरिया में यहां पे ये कोई तीसरी स्पीशीज है जिसको मैं स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से इस एरिया, इस हैबिटेट को देखोगे, आपको इस हैबिटेट में 3 स्पीशीज दिख रही है। व्हाइट की एक, व्हाइट जो है व्हाइट स्पीशीज की एक पॉपुलेशन है, ग्रीन स्पीशीज की एक पॉपुलेशन है, और येलो कलर की स्पीशीज की एक पॉपुलेशन है। इसका मतलब इस एरिया में आपको 3 पॉपुलेशंस मिलते हैं। ये पूरा एरिया एक पॉपुलेशन का नहीं बना है, बल्कि यहां पे 3 डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स मिलके रहते हैं। इसका मतलब इस एरिया में 3 पॉपुलेशंस है, और इस पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इस पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं, द मेंबर्स ऑफ दिस पॉपुलेशन, क्लियर, वो इस पॉपुलेशन, वो इस हैबिटेट के अंदर के जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्स का मतलब फूड एंड शेल्टर या स्पेस, वो उस रिसोर्स को या तो शेयर करेंगे
या उस रिसोर्स को पाने के लिए दे विल कम्पीट। क्लियर? मैंने क्या बोला, इस एरिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं पॉपुलेशंस के, ठीक है, वो मेंबर्स रिसोर्स को पाने के लिए या तो उस रिसोर्स को शेयर करेंगे या उस रिसोर्स को पाने के लिए आपस में कंपीट करेंगे। क्लियर? तो पॉपुलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के, ऑफ सेम स्पीशीज, लिव इन द सेम एरिया, live in the same area at a given time, at the given time। जिस टाइम पे आप इस पॉपुलेशन को स्टडी करने गए, उस टाइम पे इस पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं वो उस स्पीशीज की पॉपुलेशन कहलाती है। क्लियर यहां तक? अब इस पॉपुलेशन के कुछ सर्टन एट्रीब्यूट्स या मैं बोल सकता हूं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। क्लियर? पॉपुलेशन जो है, दिस पॉपुलेशन हैज सेवरल एट्रीब्यूट्स, दिस पॉपुलेशन हैज सेवरल एट्रीब्यूट्स और वी कैन से कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी माउंटेन में गए ट्रैकिंग करने, आपने उस एरिया में, उस जंगल या माउंटेन में आपने मंकीज की पॉपुलेशन देखी, ग्रुप ऑफ मंकीज है, ठीक है, तो वहां पे मंकी की एक पॉपुलेशन है ये। अब उस मंकीज की पॉपुलेशन को देख के आपके दिमाग में एज एन इकोलॉजिस्ट कुछ क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, कुछ सवाल उठ सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उस मंकी की पॉपुलेशन को देखा, आप सोच सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में अगले साल कितने मंकीज होंगे, क्या इसमें नंबर ज्यादा होगा कि नंबर कम होगा, क्या इसमें बर्थ ज्यादा होंगे कि डेथ्स ज्यादा होंगे। ये जो आपके दिमाग में सवाल उठा, ये एक्चुअल में पॉपुलेशन का एक एट्रीब्यूट है, एक कैरेक्टर है, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसी तरह से आप सोचोगे इस मंकी की पॉपुलेशन में मेल्स कितने हो सकते हैं और फीमेल्स कितने हो सकते हैं। दैट मींस आप पॉपुलेशन के एक एट्रीब्यूट को सोच रहे हैं, दैट इज सेक्स रेशियो। इस मंकी की पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स का रेशियो क्या है। इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि उस मंकी की पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, उस पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कितने हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और उस पॉपुलेशन में पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स वो कितने हैं। ये जो आप सोच रहे हैं ये भी पॉपुलेशन का एक एट्रीब्यूट, एक कैरेक्टर है, एंड दैट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज स्ट्रक्चर ऑफ दैट पॉपुलेशन। या आप ये भी सोच सकते हैं किसी यूनिट एरिया में, क्लियर, किसी यूनिट एरिया में मंकीज कितने रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। या ये मंकीज क्या सारे एक ही जगह पे ग्रुप्स में रहते हैं, क्या ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्या पॉपुलेशन डिस्पर्शन की बात कर रहे हैं। ये जो आपने सोचा ये सारे के सारे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, एक पॉपुलेशन की बर्थ रेट हो सकती है, बर्थ रेट ये पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है। सेकंड, पॉपुलेशन की डेथ रेट हो सकती है, डेथ रेट। थर्ड इज सेक्स रेशियो। फोर्थ इज एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज स्ट्रक्चर। फिफ्थ इज पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड लास्ट इज पॉपुलेशन डिस्पर्शन। ये सारे के सारे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है, डिफाइन पॉपुलेशन एंड राइट डाउन इट्स वेरियस एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो ये सारे के सारे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम एक एक करके इन कैरेक्टर्स या एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे बात की, दैट इज बर्थ रेट। फर्स्ट इज बर्थ रेट। बर्थ रेट,
बर्थ रेट का मतलब किसी पॉपुलेशन में कितने बर्थ्स होते हैं, कितने नए इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं किसी गिवन टाइम में, क्या किसी यूनिट टाइम के अंदर। क्लियर? बर्थ रेट का सिंपल मतलब है इट इज नंबर ऑफ बर्थ्स, नंबर ऑफ बर्थ्स इन ए पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बर्थ्स इन ए पॉपुलेशन। यहां बोल सकते हैं पर कैपिटा बर्थ्स, पर कैपिटा बर्थ्स। एक पॉपुलेशन के अंदर नए कितने इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं किसी यूनिट टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। दिस बर्थ रेट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेटैलिटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेटैलिटी। क्लियर? अब जो ये बर्थ रेट है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बर्थ रेट जो है इट डिपेंड्स ऑन, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? नंबर वन इज इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉपुलेशन साइज, इनिशियल पॉपुलेशन साइज। ऑब्वियसली अगर शुरुआत में पॉपुलेशन में इंडिविजुअल का नंबर ज्यादा होगा, जितना नंबर ज्यादा होगा चांसेस फीमेल्स भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर फीमेल का नंबर ज्यादा तो आने वाले टाइम में पॉपुलेशन में बर्थ ज्यादा होंगे। क्लियर? तो इनिशियल पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। सेकंड इज इट डिपेंड्स ऑन बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिप्रोडक्शन में स्पेंड करता है तो ऑब्वियसली वहां पे रिप्रोडक्शन ज्यादा होगी, बर्थ ज्यादा होंगे। क्लियर? थर्ड इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। अगर फेवरेबल एनवायरमेंट है तो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली रिप्रोड्यूस करेंगे, अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो बर्थ रेट ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? अब इस बर्थ रेट को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर? इस बर्थ रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट बर्थ रेट? देखो, बर्थ रेट जो है, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं BR, ये बराबर होता है कि पॉपुलेशन में बर्थ्स की वजह से कितने इंडिविजुअल्स पैदा हुए, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन साइज, इनिशियल पॉपुलेशन साइज, इनिशियल पॉपुलेशन साइज। आप समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लोटस प्लांट है किसी पॉन्ड के अंदर, आपके पास क्या है? वी हैव लोटस प्लांट्स इन ए पॉन्ड। अब अगले साल गए और ये लोटस प्लांट्स टोटल अभी है फॉर एग्जाम्पल 20। अब नेक्स्ट ईयर गए, नेक्स्ट ईयर आपने क्या देखा? वहां पे न्यू 8 प्लांट्स जो है वो अराइज हुए, न्यू 8 प्लांट्स वर एडेड। क्लियर? इसका मतलब इनिशियल पॉपुलेशन क्या था? इनिशियल पॉपुलेशन जो है शुरुआत में दैट इज 20, इंक्रीज कितना हुआ भाई? इंक्रीज जो है दैट इज 8, और अभी फाइनल पॉपुलेशन कितनी है? फाइनल पॉपुलेशन जो है दैट इज 28। अब आपको इस पॉपुलेशन का बर्थ रेट अगर निकालना है, आप लिखोगे बर्थ रेट इज इक्वल टू इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ है? दैट इज 8 डिवाइडेड बाय, शाबाश, इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी? दैट इज 20। क्लियर? जब आप इसको डिवाइड करोगे वो ऑलमोस्ट आएगा आपको 0.4, दैट्स इक्वल टू 0.4 इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस प्लांट पर ईयर, पर लोटस प्लांट पर ईयर। क्लियर? यानी कि जो यहां पे बर्थ रेट है दैट इज 0.4 इंडिविजुअल्स, इसमें एक लोटस प्लांट का कितना कंट्रीब्यूशन है? दैट इज 0.4। यह आपने इस पॉपुलेशन की बर्थ रेट निकाली। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो पॉपुलेशन का है दैट इज डेथ रेट।
that is death rate. That is death rate. Simply death rate का मतलब होता है number of deaths in a population. Number of deaths in a population. Number of deaths in a population. एक population के अंदर ऑर्गेनिजम्स कितने मरे, कितने ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई, या हम बोल सकते हैं इट इज द पर कैपिटा डेथ्स. इट इज पर कैपिटा डेथ्स. Per capita deaths in a population. Per capita deaths in a population, and it is also called mortality. It is also called mortality. जैसे कि हमने बर्थ रेट को कैलकुलेट किया, इसी तरह से हम डेथ रेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. We can calculate death rate also. Like death rate जो है इट इज इक्वल डिक्रीज कितना हुआ, यानी जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है तो पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज होगा. डिक्रीज कितना हुआ, डिवाइड करेंगे हम इनिशियल पॉपुलेशन क्या है. इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, समझ आ रही है ना बात, क्लियर. अब फॉर एग्जांपल आपके पास किसी गार्डन में फ्रूट फ्लाइज है, यहां पे है फ्रूट फ्लाइज. अभी फ्रूट फ्लाइज का नंबर जो है दैट्स 40, और एक वीक के अंदर फॉर एग्जांपल यहां पे 4 की डेथ हो गई. 4 फ्रूट फ्लाइज की क्या हुई, डेथ. इनिशियल पॉपुलेशन जो है, इनिशियल पॉपुलेशन दैट इज 40, क्लियर. डिक्रीज कितना हुआ, 4, और फाइनल पॉपुलेशन जो है दैट इज 36. और आपको इस पॉपुलेशन के अभी डेथ रेट निकालनी है, तो डेथ रेट किसके बराबर होगी, डेथ रेट इज इक्वल टू, शाबाश, डिक्रीज कितना हुआ भाई, 4 डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन. इनिशियल पॉपुलेशन जो है दैट इज 40, दैट इज 40, दैट इज ऑलमोस्ट 0.1, क्लियर. इसका मतलब 0.1 इंडिविजुअल्स. अब आपको डेथ रेट बोलनी है, डेथ रेट जो है दैट इज इक्वल टू 0.1 इंडिविजुअल्स, राइट, पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. यानी एक वीक में जो यहां पे डेथ्स हुई, क्लियर. आपने डेथ रेट क्या बोला, 0.1 इंडिविजुअल, यानी एक वीक में जितनी डेथ्स हुई उसमें से एक फ्रूट फ्लाई का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 0.1, क्लियर. ये हमने बात की डेथ रेट की. अब इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो पॉपुलेशन का है दैट इज सेक्स रेशियो. दैट इज सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो. अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं, एक ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म में सेक्स रेशियो नहीं होता है, क्लियर. ऑर्गेनिज्म में मेल या फीमेल होते हैं, मेल है कि फीमेल है. अगर मैं पॉपुलेशन एज ए होल, पॉपुलेशन की बात करूं, पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है, यानी कि पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, क्लियर बात. तो सेक्स रेशियो को मेल में क्या होता है, इंडिविजुअल में होता है मेल एंड फीमेल. और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, एक पॉपुलेशन के अंदर होता है सेक्स रेशियो, वहां पे मेल फीमेल नहीं होगा, क्लियर. अब सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, इट इज नंबर ऑफ फीमेल्स per thousand males in a population. Yeah, it is the proportion of, it's the ratio of males to females in a population, clear. Number of females per 1000 males in a population. ये पॉपुलेशन का एक एट्रीब्यूट है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो पॉपुलेशन का है दैट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन. एज डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको बोलते हैं एज स्ट्रक्चर. एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन. अब जिस पॉपुलेशन को आपने देखा
उस पॉपुलेशन में सारे के सारे इंडिविजुअल्स एक ही एज से तो बिलोंग नहीं करते हैं, उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स होते हैं। उसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कुछ होंगे यानी बच्चे, उसमें रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कुछ होंगे, और इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का कुछ नंबर होगा। क्लियर? ये जो प्रपोर्शन है, राइट, ये जो प्रपोर्शन है इंडिविजुअल्स का, इट इज प्रपोर्शन of individuals of different age groups, in a population is called age structure या एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर किस एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स होते हैं, उस प्रपोर्शन को हम नाम देते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं बात करूंगा एज ग्रुप्स की, एज ग्रुप्स, और यहां से हम बात करेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल 1 से 12 साल या 0 to 12 यानी प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में 100 है। क्लियर? फिर 12 to 50 ईयर्स यानी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन में है फॉर एग्जाम्पल 200। फिर 50 अबो, क्लियर, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, उनका नंबर जो है फॉर एग्जाम्पल दैट इज 50। जब हम इस एज, ये हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा पॉपुलेशन का, जब हम इसी एज डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एक एक्सिस पे हम लेते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दूसरे एक्सिस पे लेते हैं एज ग्रुप। समझ में आ रही ना बात? यहां से लेंगे एज ग्रुप, एज ग्रुप, यहां पे लेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जब हम एज स्ट्रक्चर को ग्राफिकली शो करते हैं, इस ग्राफ को हम नाम देते हैं एज पिरामिड। Their graphical representation is known as age pyramid. For example, आपको यहां से हम लेंगे 100, 200 और यहां पे हो गया 50, 150। ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यहां से एज ग्रुप, यहां तक 12 साल के इंडिविजुअल्स, यहां तक 50 ईयर्स के इंडिविजुअल्स और यहां पे 50 के अबो इंडिविजुअल्स। ध्यान से देखना, आपके पास प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स 100 है, 100, क्लियर, यानी कि आप ऐसे बार ग्राफ बनाओगे, 12 साल तक जो इंडिविजुअल्स है उनका नंबर है 100, बना लिया आपने। अब इसके बाद आपके पास जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है वो 200 है, यानी 12 से 50 ईयर्स तक जो इंडिविजुअल्स है वो 200 है। तो आप इस तरह से बनाओगे, इसके बाद आपके पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स टोटल है 50, टोटल आपके पास 50 है। तो आप ऐसे बनाओगे। तो आपने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई एज डिस्ट्रीब्यूशन की, ये हमने बार ग्राफ बनाया है एज डिस्ट्रीब्यूशन का, दिस इज कॉल्ड एज पिरामिड, दिस इज कॉल्ड एज पिरामिड, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर या एज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज पिरामिड। क्लियर बात? अब हमें ऑन द बेस ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास 3 तरह की पॉपुलेशंस है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस। क्लियर? एक पॉपुलेशन को हम नाम देते हैं एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन वो है जिस पॉपुलेशन में आने वाले समय में
आने वाले टाइम में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होगा, यानी पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज होगी। और आने वाले टाइम में पॉपुलेशन साइज तब इंक्रीज हो सकता है जब उसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा होंगे। जब बच्चे ज्यादा होंगे तो आने वाले टाइम में वही बच्चे बड़े होंगे तो पॉपुलेशन साइज जो वो इंक्रीज होगा। क्लियर? तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में क्या होगा, यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, इनका नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड एज कंपेयर टू, या मैं यहां पे लिखता हूं एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव एंड एज कंपेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा है, यानी कि यहां पे रैपिड इंक्रीज होगा पॉपुलेशन का, देयर विल बी रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू हाई बर्थ रेट। अगर पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज्यादा होगी तो उस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा होंगे, ने बच्चे ज्यादा होंगे, और उस पॉपुलेशन को हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अब अगर हम इसी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को ग्राफिकली शो करते हैं, हम इसका अगर बार ग्राफ बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे बॉटम पे ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, इनका नंबर ज्यादा है, ये यहां पे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, इनका नंबर एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम है, और ये यहां पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, इनका नंबर सबसे कम। क्लियर? ये जो बॉटम पे हमने जो यहां पे बनाया, these are pre-reproductive individuals, these are pre-reproductive individuals, ये है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर, और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर। क्लियर? और इस तरह का ग्राफ हमें कहां पे मिलता है, when the population is expanding, जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा होंगे तो आने वाले समय में वो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी। और हमें जो ग्राफ मिला, दिस इज ट्रायंगुलर एज पिरामिड। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में आप याद रखोगे, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में आज आपको जो ग्राफ मिलता है, इट गिव्स ट्रायंगुलर शेप्ड एज पिरामिड। इट गिव्स ट्रायंगुलर शेप्ड एज पिरामिड। कौन सी पॉपुलेशन में? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा है। अब दूसरी तरह की पॉपुलेशन जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, दैट इज सेड टू बी स्टेबल पॉपुलेशन। उसको हम नाम देते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। अब ये स्टेबल पॉपुलेशन क्या होता है? इस स्टेबल पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, इनका नंबर ऑलमोस्ट बराबर होता है टू रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, यानी बच्चे और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है। क्लियर? अब अगर मैं इसी को ग्राफिकली शो करूं, यहां पे फॉर एग्जांपल ये यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हम दिखा रहे हैं, ऐसे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है इस तरह से। लेकिन जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो बूढ़े होंगे इस पॉपुलेशन में, उनका नंबर इन दो से कम होगा। तो आपको इस तरह का एज पिरामिड मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं अर्न शेप। इट गिव्स it gives bell shaped age pyramid. It gives bell shaped age pyramid. क्लियर? यानी आपको इस तरह का जो है एज या एज पिरामिड आपको मिल रहा है। दिस इज बेल शेप्ड। बात क्लियर है ना यहां तक? अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ पॉपुलेशन, दैट्स कॉल्ड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। थर्ड इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जिसमें आने वाले टाइम में ये चांसेस हैं कि उस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होगा, और वो कम इसलिए होगा क्योंकि उस पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट है वो कम होगी, जिसकी वजह से उस पॉपुलेशन में जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है उनका नंबर कम होगा। यानी इस पॉपुलेशन में, राइट, देयर विल बी लेस प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ड्यू टू reduced birth rate, क्लियर? अब इसका ग्राफ कैसा आएगा हमें? इसका जो एज पिरामिड है
यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम, इससे थोड़ा ज्यादा होंगे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स वो ऑब्वियसली कम ही होंगे। तो आपको इस तरह का जो है ग्राफ मिल रहा है। क्लियर? ये वाली शेप जो है इट इज लिटिल बिट लाइक दिस, यानी बॉटम पे जो है, बॉटम और टॉप पे थिन है और बीच में जो है ये ब्रॉड पोर्शन है। इस शेप को हम नाम देते हैं, इट इज अर्न शेप, इट गिव्स अर्न शेप्ड, इट गिव्स अर्न शेप्ड एज पिरामिड, अर्न शेप्ड एज पिरामिड, या हम इसको बोल सकते हैं इट गिव्स स्पिंडल शेप्ड एज पिरामिड, जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है। समझ में आ रही है ना बात? तो हमने देखा एज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह की होगी, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब लास्ट एट्रीब्यूट जो पॉपुलेशन का है दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट्स कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब किसी यूनिट एरिया में, या आपने यूनिट एरिया लिया, इस यूनिट एरिया में किसी पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं। क्लियर? एक यूनिट एरिया के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन कितने हैं, उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर? तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया में इंडिविजुअल्स का नंबर कितना है, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड दिस पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। क्लियर? अब पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए आपको किसी एरिया में, किसी यूनिट एरिया में इंडिविजुअल्स का नंबर काउंट करना होता है। क्लियर बात? अब इस काउंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक एनसीईआरटी लिख रही है, अगर हमें टाइगर को काउंट करना है, क्लियर, हर साल इंडिया में टाइगर सेंसस होती है, टाइगर सेंसस होती है। क्लियर? अगर हमें टाइगर को काउंट करना है, क्लियर, तो हमारे पास जो मेथड है काउंट करने का, हम टाइगर को तो इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही डेंजरस है, तो हम इसको काउंट करते हैं बाय काउंटिंग द फीकल पैलेट, फीकल पैलेट, या इसके पग मार्क्स, पग मार्क्स, इसके पैरों के निशान, या इसका जो फीकल मैटर होता है उसको काउंट करते हैं। हम जंगल में जाके देखते हैं कि टाइगर के पैरों के निशान कितने हैं, तो उससे हम थोड़ा सा एस्टिमेट लगाते हैं कि यहां पे इस एरिया में टाइगर का नंबर क्या हो सकता है। या दूसरा मेथड हमारे पास पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स को काउंट करने का है, दैट्स कॉल्ड मार्क कैप्चर मेथड, मार्क कैप्चर मेथड। मार्क कैप्चर मेथड यूजुअली हम फिशेस या फ्रॉग्स को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं। हम किसी फिश को काउंट करते हैं, उसके ऊपर कोई मार्क रखते हैं, वापस छोड़ते हैं उस वाटर बॉडीज में, जब वो बाकी फिशेस के साथ मिक्स होगा तो हम फिर से रैंडमली फिशेस निकालते हैं, तो उसमें हम काउंट करते हैं कि मार्केट कितने और अनमार्केट कितने हैं। उससे हमें थोड़ा सा एस्टिमेट मिल रहा है कि इस वाटर बॉडी के अंदर, किसी लैक या पॉन्ड के अंदर कितना फिशेस का नंबर है। क्लियर? तो फिश को करने मार्क ये काउंट करने के लिए हमारे पास मार्क कैप्चर मेथड है। एक और हमारे पास है, कुछ एनिमल्स को हम काउंट करने के लिए हेड कैप्चर मेथड यूज करते हैं, हेड कैप्चर मेथड। यूजुअली हम इसको डियर या बाकी एनिमल्स को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, हेड कैप्चर मेथड। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं वो चुपके से एक फोटोग्राफ लेते हैं, राइट। यूजुअली डियर जब पानी पीने जाते हैं तो ग्रुप्स में जाते हैं, तो वो उसका जब फोटोग्राफ लेंगे तो उस फोटोग्राफ में अगर हम फिर काउंट करते हैं कि हेड्स का नंबर कितना है, इसमें आपको एनिमल के कितने हेड्स दिखते हैं, तो उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि नंबर क्या है किसी एरिया में इस पॉपुलेशन का। यहां तक बात क्लियर हुई? ये हमने पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ी। क्लियर? अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ देख लो भाई, जो आपने पॉपुलेशन देखी, पॉपुलेशन जो है ये एक चेंजिंग एंटाइटी है, ये स्टैटिक नहीं होता है, पॉपुलेशन चेंज होती रहती है।
इस साल जो मंकीज की पॉपुलेशन आपने जंगल में देखी, अगले साल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेंगे उसमें बर्थ रेट या डेथ रेट क्या है। क्लियर? तो पॉपुलेशन जो है ये कभी भी स्टैटिक नहीं होती, ये एक चेंजिंग एंटाइटी है। क्लियर? पॉपुलेशन साइज जो है फ्लक्चुएट करता है, पॉपुलेशन साइज जो है इट फ्लक्चुएट्स, ये फ्लक्चुएट करता है। और ये पॉपुलेशन साइज कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर? जैसे कि डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज अवेलेबल, उस हैबिटेट में, उस एरिया में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फूड एंड स्पेस कितना है। क्लियर? उस पर डिपेंड करेगा पॉपुलेशन क्या ग्रो होगी कि नहीं होगी। सेकंड, ये डिपेंड करेगा बायोटिक पोटेंशियल पे, बायोटिक पोटेंशियल, ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी कितनी है। अगर ऑर्गेनिज्म अपनी ज्यादा एनर्जी रिप्रोडक्शन में खर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो बर्थ ज्यादा होंगे, अगर बर्थ ज्यादा होंगे तो पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। ठीक है? थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन प्रेडेटर प्रेशर, प्रेडेटर प्रेशर। अगर उस पॉपुलेशन में कोई प्रेडेटर प्रेजेंट है जो उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के ऊपर फीड करता है। क्लियर? अगर प्रेडेटर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका प्रेडेटर उनको खाने के लिए वहां पे बैठा है। राइट? लास्ट जो है, इट डिपेंड्स ऑन रिड्यूस्ड वेदर, रिड्यूस्ड वेदर। अगर अचानक से कुछ ऐसी कंडीशंस, वेदर कंडीशंस हुई कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मर सकते हैं, कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, जंगल में आग लग गई, तो सारी पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं वो एक साथ मर सकते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ एब्रप्टली क्रैश होगी। या कुछ और विंड चला तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन के मेंबर्स पे इफेक्ट पड़ा, तो रिड्यूस्ड वेदर पे भी पॉपुलेशन साइज जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है। क्लियर बात? अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं 4 फैक्टर्स से। We have 4 factors by which we can determine the population growth. One is called, that is natality. Natality को हम रिप्रेजेंट करेंगे B से, कैपिटल B से। Natality का मतलब नंबर ऑफ बर्थ्स, नंबर ऑफ बर्थ्स इन ए पॉपुलेशन। एक ऑर्गेनिज्म, एक पॉपुलेशन में कितने नए ऑर्गेनिजम्स की बर्थ होती है। क्लियर? सेकंड जो है दैट इज मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से, दैट मींस डेथ्स, इट इज नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पॉपुलेशन। थर्ड फैक्टर इज, क्लियर? थर्ड इज इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। आई मींस इन, मतलब कि एक पॉपुलेशन में, एक एरिया में जब नए ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं। क्लियर? इट इज एंट्री ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, ऑफ सेम स्पीशीज, जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज होता है। क्लियर? जब किसी एरिया में, जब किसी हैबिटेट में सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स एंटर होते हैं तो स्पीशीज की पॉपुलेशन का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे 10 जो है मंकीज हैं, 2 मंकीज और एंटर हुए तो मंकीज की पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज हुआ। ऐसा नहीं, यहां पे मंकीज की पॉपुलेशन है तो वहां से 2 डियर एंटर हुए तो हमने बोला पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हुआ। यहां पे सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स एंटर होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर जिससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन करेंगे, दैट्स कॉल्ड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ई का मतलब एग्जिट, निकलना। क्लियर? यानी पॉपुलेशन डिक्रीज, इससे पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू एग्जिट ऑफ इंडिविजुअल्स, ड्यू टू एग्जिट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, ऑफ सेम
जब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म्स किसी एरिया से मूव करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो उसको हम नाम देते हैं इमिग्रेशन। इससे भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? अब इसको हम एक फ्लो चार्ट से याद रखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास कुछ गिवन पॉपुलेशन डेंसिटी है। दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? अगर ऑर्गेनिजम्स एंटर हुए तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हुआ, अगर बर्थ हुई तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, अगर पॉपुलेशन से बाहर इंडिविजुअल जा रहे हैं तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हुआ, अगर इस पॉपुलेशन में डेथ्स हो गई तो पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज होगा। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे आप ध्यान दो। अगर बर्थ हुई तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, अगर एमिग्रेशन हुआ यानी सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स यहां पे एंटर कर रहे हैं तो उससे भी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, अगर सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स बाहर निकल रहे हैं, एरो देखो ये बाहर निकल रहा है, दैट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया, तो इससे पॉपुलेशन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, ये भी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। या अगर डेथ्स हुई पॉपुलेशन में, डेथ्स जिसको आपने मोर्टेलिटी बोला, इससे भी पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये चार फैक्टर्स है जिससे पॉपुलेशन साइज जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब हमारे पास कुछ ग्रोथ मॉडल्स है जो डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस शो करती है। क्लियर? पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसको हम दो मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जो दो अलग अलग तरह की पॉपुलेशन शो करती है, वी हैव ग्रोथ मॉडल्स। वी हैव ग्रोथ मॉडल्स। पहला टाइप का ग्रोथ जो है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कुछ पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सबसे पहली बात, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो ऑर्गेनिज्म शो करेंगे जहां पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे। रिसोर्सेज जो है दे आर अनलिमिटेड। क्लियर? सेकंड पॉइंट, उन ऑर्गेनिजम्स का आर वैल्यू जो है, आर वैल्यू इज हाई, यानी उनमें बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा है, वो ज्यादा अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं रिप्रोडक्शन में, जिसकी वजह से वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं और रिसोर्सेज भी उस एरिया में, उस हैबिटेट में अनलिमिटेड है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, ये वाला ग्रोथ जो है ये ज्यादातर शो करते हैं सीजनल ब्रीडर्स, जो किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो रिप्रोडक्शन करते हैं, उन इंडिविजुअल्स में ये वाली ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे बैक्टीरिया या कुछ इंसेक्ट जैसे ग्रास होपर। क्लियर? ग्रास होपर जो है वो फील्ड में एक मंथ में उनका नंबर कम होता है, अगर आप कुछ टाइम के बाद जाओगे तो एब्रप्टली उनका नंबर इंक्रीज होता है, बिकॉज दे शो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, हमारे पास दो पॉपुलेशन है यहां पे, ये हमारे पास दो पॉपुलेशंस। ठीक है? एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो 10 है, दूसरे पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 100 है। मुझे बताओ दो में से ग्रोथ किस में ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कौन ज्यादा ग्रो करेगा? ऑब्वियसली जिसमें शुरुआत में पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा है। यहां पे इंडिविजुअल्स ज्यादा 100 है, यहां पे इंडिविजुअल्स 10। अगर 100 है तो ऑब्वियसली फीमेल का नंबर ज्यादा हो सकता है, अगर फीमेल का नंबर ज्यादा है तो पॉपुलेशन वो ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा। तो चांसेस है इस पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू दिस पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dn/dt, चेंज इन पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी गिवन टाइम में पॉपुलेशन का नंबर जो है या पॉपुलेशन साइज जो है वो कितना चेंज होता है। क्लियर? हमने यहां पे क्या बोला, अगर इनिशियल पॉपुलेशन साइज ज्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी।
इसका मतलब dn/dt जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अगर शुरुआत में पॉपुलेशन साइज ज्यादा तो चेंज ज्यादा होगी, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब हम मान के चलते हैं यहां पे दोनों में n बराबर बराबर है, इसमें भी 10 इंडिविजुअल्स, इस पॉपुलेशन में भी 10 इंडिविजुअल्स, लेकिन इसमें r वैल्यू जो है इट इज 0.2 और इसमें r वैल्यू जो है इट इज 0.5। यानी बायोटिक पोटेंशियल किन में ज्यादा है? इस वाली पॉपुलेशन में बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा। r इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, यहां बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। जिन ऑर्गेनिजम्स में r वैल्यू ज्यादा होगा, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा एनर्जी खर्च करते होंगे रिप्रोडक्शन में, ऑब्वियसली जब रिप्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो नंबर इंक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। क्लियर आ रही? अब यहां पे r वैल्यू ज्यादा, क्लियर, अगर r वैल्यू ज्यादा तो पॉपुलेशन साइज ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं dn/dt इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब इन दो प्रोपोर्शनैलिटीज को अगर हम इससे फॉर्मुलेट करेंगे इक्वेशन, क्लियर, तो इक्वेशन क्या बनेगी? dn/dt इज इक्वल टू rn, वायर r जो यहां पे ये कांस्टेंट है, क्लियर। मैंने इन दो प्रोपोर्शनैलिटीज को यूज करके मैंने इक्वेशन फॉर्मुलेट की फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए अब आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज dn/dt इज इक्वल टू rn, वायर dn/dt जो है इट इज रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज, क्लियर। dn/dt जो है रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज, r जो है दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज या बायोटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। n जो है इट इज पॉपुलेशन साइज, इट इज पॉपुलेशन साइज, क्लियर। अब r जो है इट्स ऑल्सो इक्वल टू बर्थ्स माइनस डेथ्स। बर्थ्स कितने हैं पॉपुलेशन में, माइनस करेंगे डेथ्स कितने हैं, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dn/dt इज इक्वल टू r के बदले b माइनस d, बर्थ्स माइनस डेथ्स, और यहां पे पॉपुलेशन साइज n, क्लियर। तो ऊपर वाले इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पे r जो है वो किसके बराबर मैंने रखा, r जो है ये बराबर होता है बर्थ्स माइनस डेथ्स, क्लियर। अब अगर बर्थ्स का नंबर ज्यादा होगा, अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू डेथ्स, क्या वो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली पॉपुलेशन में बर्थ ज्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा। पॉपुलेशन साइज जो है, पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस। अगर पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल बर्थ्स 10 है और डेथ्स जो है वो 5 है, तो पॉपुलेशन r जो है वो 5 निकलेगा, r का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्लियर। यानी उस टाइम पे r वैल्यू जो है r इज पॉजिटिव। तो यहां से आपको तीन चीजें याद रखनी है। अगर बर्थ ज्यादा होंगे डेथ से तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, जब पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा तो उस टाइम r का वैल्यू पॉजिटिव होगा। या आपको सवाल आ सकता है अगर r का वैल्यू पॉजिटिव है, बोलो पॉपुलेशन के क्या साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा? ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है दैट विल इंक्रीज। सेकंड पॉइंट आप याद रखोगे, अगर डेथ ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बर्थ्स तो इसका उल्टा, शाबाश, पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज होगी। अगर पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगी तो r का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा? अभी हम फॉर एग्जांपल मानते हैं बर्थ 5 ही हो रही है लेकिन डेथ 10 हो रही है, तो -5, क्लियर, यानी r का वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है। r का वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब डेथ रेट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बर्थ रेट, यानी कि पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज कर रही है। यहां तक बात क्लियर? ये हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑर्गेनिज्म तब शो करते हैं जब किसी गिवन एरिया में रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, और ये वाली ग्रोथ ज्यादातर सीजनल ब्रीडर शो करते हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है, क्योंकि उनके लिए रिसोर्सेज हमेशा अनलिमिटेड ही होते हैं, उनको फूड जो है या स्पेस जितना उनको चाहिए वो अनलिमिटेड होता है, क्लियर। अब अगर इसी इक्वेशन की अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, क्लियर,
या ऐसे करते हैं, अगर मैं इसी इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म लिखूं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, that is equal to nt is equal to n naught e की power rt. This is the integral form for exponential growth, where nt जो है it is population size at time t, n naught जो है इनिशियल पॉपुलेशन साइज, ये इनिशियल पॉपुलेशन साइज है, ई जो है इट इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, इट इज बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, आर जो है इंट्रांजिक रेट ऑफ इंक्रीज, इंट्रांजिक रेट ऑफ इंक्रीज, और टी जो है इट इज टाइम फॉर ग्रोथ। क्लियर? ये हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो है इंटीग्रल फॉर्म लिखी। अब अगर इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक एक्सिस पे हम लेते हैं एक एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दूसरे एक्सिस पे लेंगे ग्रोथ। ठीक है, यहां से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कितना हो रहा है, यहां पे टाइम। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ है वो स्लो है। क्लियर? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम, फिर ये ग्रोथ अब्रप्टली ऐसे इंक्रीज हो रही है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, जितने नंबर इंडिविजुअल्स का ज्यादा है तो अब्रप्टली पॉपुलेशन साइज जो वो इंक्रीज कर रहा है। अब यहां पे अब्रप्टली ये डिक्रीज भी हो सकता है। एब्रप्टली पॉपुलेशन में जो है सारे ऑर्गेनिजम्स जो है एक साथ मर सकते हैं, क्योंकि सीजनल ब्रीडर्स हैं, अगर मामूली सी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई तो एब्रप्टली सारे ऑर्गेनिजम्स मर सकते हैं। क्लियर? दैट मींस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है इट गिव्स जे शेपर्ड ग्रोथ करो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है इट गिव्स जे शेपर्ड ग्रोथ करो। पहले धीरे धीरे ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का नंबर कम है, अब एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा हो गया। यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है इस पे। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ग्रोथ जो है, नेक्स्ट दैट्स कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, दिस लॉजिस्टिक ग्रोथ इज आल्सो कॉल्ड Verlest-Perel logistic growth. This is also called Verlest-Perel logistic growth. Verlest-Perel logistic growth. ठीक है, देखो हमने अभी देखा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो उस हैबिटेट में होता है जहां पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली देखेंगे, क्लियर, हैबिटेट के अंदर रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं। रिसोर्सेज आर यूजुअली लिमिटेड। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ऑर्गेनिज्म जो एब्रप्टली इंक्रीज नहीं करेंगे, उनकी ग्रोथ जो है वो सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। क्लियर? यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है इट अकर्स वायर रिसोर्सेज जो है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वह रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसका मतलब किसी गिवन हैबिटेट, कोई हैबिटेट या कोई एनवायरमेंट जो है, कोई भी हैबिटेट वो किसी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ही सपोर्ट कर सकता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल कोई हैबिटेट है, उस हैबिटेट में 100 इंडिविजुअल्स के लिए ठीक ठाक रिसोर्सेज है। अगर 100 से ज्यादा हो गया तो वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा रिसोर्सेज को पाने के लिए, और यहां पे पॉपुलेशन जो वो डिक्लाइन हो सकती है। क्लियर? अब लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है ये उन हैबिटेट्स में आप देखोगे जहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, हैबिटेट जो है इट सपोर्ट्स
It supports only a maximum number of individuals. It supports only a maximum number of individuals. क्लियर? अब एक मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल्स कोई हैबिटेट जो सपोर्ट कर सकता है, दैट्स कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी. दैट्स कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी. क्लियर? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, maximum number of individuals that a habitat can support, that a habitat can support. और इस कैरिंग कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से. फॉर एग्जाम्पल किसी क्लासरूम में अगर 100 बच्चे आ सकते हैं, 100 से ज्यादा वहां पे अकोमोडेट नहीं होंगे, दैट मीन्स उस क्लासरूम में कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 100 है. इसी तरह से कोई हैबिटेट वो फॉर एग्जांपल 50 एलिफेंट्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकेगा, तो उस हैबिटेट में एलिफेंट्स के लिए जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 50 है. या उसी हैबिटेट में वो 200 मंकीज को एकोमोडेट कर सकता है. दैट मीन्स उसी गिवन हैबिटेट में मंकीज की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट है. तो एक ही हैबिटेट में कैरिंग कैपेसिटी फॉर डिफरेंट स्पीशीज इज डिफरेंट. क्लियर बात यहां तक? अब अगर मैं इस लॉजिस्टिक ग्रोथ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं, इसको समझने के लिए आप समझोगे. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, एक बस है. इस बस में टोटल 1 2 3 4 5, इसमें 10 सीटें हैं. ये बस जो है ये 10 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है. अभी इस बस के अंदर सात इंडिविजुअल्स बैठे हैं, 7 पैसेंजर्स बैठे हैं. मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल्स इस बस में बैठ सकते हैं, यानी वो K है. मैक्सिमम बैठ सकते हैं 10, या एक सेकेंड, मैक्सिमम इसमें बैठ सकते हैं 10, और अभी इसमें प्रेजेंट कितने हैं, n जो है दैट इज 7. अब रिमेनिंग सीट्स कितनी हैं, रिमेनिंग सीट्स कितनी है इसमें, 10 को माइनस करेंगे 7 दैट इज 3, 10 माइनस 7. अब इसे रिमेनिंग का मैं अगर प्रपोर्शन लिखूं, अगर मैं रिमेनिंग का क्या लिखूं, प्रपोर्शन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10. ये मैंने रिमेनिंग का प्रपोर्शन लिखा, तो मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं 10 क्या है, इट इज K माइनस 7 7 है N डिवाइडेड बाई 10 जो है इट इज K. मैंने लिखा K माइनस N बाई K. ये रिमेनिंग प्रपोर्शन ऑफ सीट्स है इस बस के अंदर. मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं. हमने एज्यूम किया एक बस के अंदर 10 सीट्स है, इसमें 10 पैसेंजर्स आ सकते हैं. ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी 10 की जो इस बस की जो है दैट इज इट कैन कैरी 10 पैसेंजर्स. बट अभी इसमें प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट है 7. गिवन पॉपुलेशन 7 है, टोटल इसमें 10 आ सकते हैं. वो मैं इस बस की कैरिंग कैपेसिटी बोल रहा हूं. टोटल इसमें आ सकते हैं 10. अब यहां पे रिमेनिंग कितनी है, रिमेनिंग यहां पे 3 है. इस रिमेनिंग को मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10 माइनस 7. अब इसी रिमेनिंग का जब मैंने प्रपोर्शन लिखा वो मैंने ऐसे लिखा 10 माइनस 7 बाई 10, तो वो प्रपोर्शन K माइनस N बाई K के बराबर हो सकता है. अब मैं अगर इसी से फॉर्मुलेट करूं, इसी से मैं अगर फॉर्मुलेट करूं इस लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन, अभी हमने देखा चेंज इन ग्रोथ dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल पॉपुलेशन साइज. क्या होगा, हमने यहां पे लिखा dn बाई dt, क्लियर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे और कितने इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि रिमेनिंग क्या है, यानी पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वो डिपेंड करेगी कि अभी रिमेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हैं. और रिमेनिंग का प्रपोर्शन मैंने क्या लिखा, K माइनस N बाई K. तो मैं ये भी लिख सकता हूं dn बाई dt इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K माइनस N बाई K. अब अगर इन तीनों को मिला के मैं फॉर्मुलेट करूंगा लॉजिस्टिक इक्वेशन, लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन, तो ऐसे बनेगी
dn by dt जो है इट इज इक्वल टू r इंटू एन के माइनस एन बाई के। r जो है इट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट या बायोटिक पोटेंशियल, n इज पॉपुलेशन साइज और k माइनस एन बाई के जो है इट इज रिमेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल इन अ हैबिटेट। अभी हैबिटेट और कितने इंडिविजुअल्स को एकोमोडेट कर सकता है। क्लियर बात। या इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिखूं, ये इक्वेशन हमारे पास है फॉर दिस इज फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dn by dt इज इक्वल टू आर एन, अब 1 माइनस एन बाई के। क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? मैंने k बाई के और n बाई के लिखा, k बाई के 1 माइनस एन बाई के। अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको ये समझ में आया होगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखूं, यहां से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यहां से टाइम, गिवन टाइम में कितने इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ रहा है। तो हमने अभी देखा अब्रप्टली पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है, पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। क्लियर। और ये बढ़ती नहीं जाएगी, बल्कि पॉपुलेशन फिर से जो है वो स्लो डाउन होगी, क्योंकि ऊपर से कैरिंग कैपेसिटी का फैक्टर आ रहा है। ठीक है ना बात। यहां पे कैरिंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन पहले धीरे धीरे बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, फिर अब्रप्टली इंक्रीज हो रही है, और फिर पॉपुलेशन स्लो डाउन होगी क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, अब और पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती है। इसका मतलब जो हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ है इट गिव्स एस शेप्ड और सिग्मॉइड ग्रोथ करो, एस शेप्ड और सिग्मॉइड ग्रोथ करो। यहां तक आपने याद रखा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस और वी कैन से पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, राइट। अभी हमने बात की कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, अकेले नहीं रह सकता। एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको अपने बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, चाहे वो बाहर के बायोटिक फैक्टर्स हो या एबायोटिक फैक्टर्स हो। क्लियर। अब ऑर्गेनिजम्स कंपटीशन क्यों करते हैं? ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स कंपीट मेनली फॉर, या तो फूड के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे फूड को लेके, या फॉर स्पेस। क्लियर। रिप्रोडक्शन के लिए एक दूसरे से कंपीट करेंगे, या प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इन रीजंस की वजह से कंपटीशन करते हैं। क्लियर। एंड दिस कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द कम्युनिटी एज अ होल। क्लियर। अब तरह तरह के इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं किसी पॉपुलेशन या कम्युनिटी में। कुछ इंटरेक्शंस जो है वो बेनिफिशियल होती है, जिससे ऑर्गेनिजम्स को फायदा मिलता है बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करने में। बेनिफिशियल इंटरेक्शंस को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। इसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ इंटरेक्शंस जो है वो डेट्रीमेंटल होती है। सम इंटरेक्शंस आर डेट्रीमेंटल, मतलब कि दे आर हार्मफुल, जिससे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचता है। या तो एक ऑर्गेनिज्म का नुकसान होता है या दोनों ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन से नुकसान होता है। उन इंटरेक्शंस को जहां पे हार्मफुल या डेट्रीमेंटल इफेक्ट है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से। कुछ इंटरेक्शंस जो है वो न्यूट्रल रिएक्शंस होती हैं, जहां पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हम जीरो इंटरेक्शंस बोलती है। अब कौन कौन से इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करती है दो स्पीशीज के बीच, इनको हम एक टेबल की फॉर्म में यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइप ऑफ इंटरेक्शन, टाइप ऑफ इंटरेक्शन, किस किस तरह के इंटरेक्शन ऑर्गेनिजम्स के बीच एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। यहां से लिखेंगे स्पीशीज 1 पे क्या इफेक्ट होगा और स्पीशीज सेकंड पे क्या इफेक्ट होगा। ध्यान से देखोगे आप, यहां से मानते हैं स्पीशीज 1, ये एक स्पीशीज, यहां पे स्पीशीज 2। क्लियर। ये इंटरेक्शन जो है दो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के बीच भी हो सकता है या दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के बीच भी हो सकता है। ठीक है। अब हमारे पास एक इंटरेक्शन जो है दैट्स कॉल्ड न्यूट्रलिज्म।
न्यूट्रलिज्म, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें दो स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, ना एक दूसरे को ये फायदा पहुंचा सकते हैं। क्लियर? यानी स्पीशीज 1 पे भी कोई इफेक्ट नहीं, स्पीशीज 2 पे भी कोई इफेक्ट नहीं, इसको हमने 0 से रिप्रेजेंट किया। सेकेंड टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन इज दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। दैट्स कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वो इंट्रैक्शन है जहां पे दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज का फायदा होता है, तो मैं दोनों को प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। स्पीशीज 1 का भी बेनिफिट हो रहा है, स्पीशीज सेकंड का भी बेनिफिट हो रहा है। थर्ड टाइप ऑफ इंटरैक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स दैट्स कॉल्ड कॉमनसेलिज्म। दैट्स कॉल्ड कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं, इसमें एक स्पीशीज का फायदा होता है, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, तो मैं प्लस साइन यहां पे लिख रहा हूं, एक का फायदा हो रहा है। दूसरी स्पीशीज जिसके साथ इंटरेक्शन हो रही है उसका ना फायदा ना नुकसान हो रहा है, उसको हम यहां पे 0 साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक का फायदा है बेनिफिशियल इंपैक्ट, दूसरे पे न्यूट्रल इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है फोर्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट इज कॉल्ड प्रेडेशन। दैट्स कॉल्ड प्रेडेशन, जहां पे दो इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स में से एक के ऊपर प्लस इफेक्ट, एक का फायदा हो रहा है, प्रेडेटर का फायदा हो रहा है, और दूसरी स्पीशीज का नुकसान हो रहा है, दूसरे पे हार्मफुल इफेक्ट है, तो मैंने माइनस से रिप्रेजेंट किया। तो प्लस माइनस इंटरेक्शन जो है वो प्रेडेशन वाली इंटरेक्शन कहलाती है। क्लियर बात? इसके अलावा जो नेक्स्ट इंटरेक्शन है, नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड एमेंसेलिज्म। दैट्स कॉल्ड एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज जो है इसका नुकसान हो रहा है, क्लियर, और दूसरी स्पीशीज जो है इसका ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, -0 इंटरेक्शन जो है दैट्स कॉल्ड एमेंसेलिज्म। और लास्ट टाइप की इंटरेक्शन जो है, लास्ट टाइप की जो इंटरेक्शन है दैट्स कॉल्ड कॉम्पिटिशन। दैट इज कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन में क्या होता है, दो इंटरैक्टिंग स्पीशीज दोनों आपस में जब कंपीट करते हैं तो दोनों के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं, तो माइनस माइनस वाली इंटरेक्शन जो है दैट इज सेड टू बी कंपटीशन। अब हम एक एक करके उन इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स इनमें मेंशन होती हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज आप याद रखोगे, हमारे पास 3 तरह के इंटरेक्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक है प्रेडेशन, एक है प्रेडेशन, दूसरा है पैरासिटिज्म, सेकंड इज पैरासिटिज्म, एंड थर्ड है हर्बिवोरी। इन तीनों इंटरेक्शंस में ये प्लस माइनस इंटरेक्शन है, तीनों की तीनों इंटरेक्शंस जहां पे एक का फायदा हो रहा है दूसरे का नुकसान हो रहा है। इन तीनों इंटरेक्शंस में एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट हो रहा है, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड। क्लियर? अब बेनिफिट किसका हो रहा है, अगर मैं प्रेडेशन की केस में देखूं, प्रेडेशन में प्रेडेटर का फायदा हो रहा है। क्लियर? अगर मैं पैरासिटिज्म के केस में देखूं, पैरासाइट का फायदा हो रहा है। क्लियर? और अगर मैं हर्बिवोरी की बात करूं, यहां पे हर्बिवोर का फायदा हो रहा है, हर्बिवोर। क्लियर? तो आपने क्या याद रखा, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अनदर स्पीशीज इज हार्म्ड, एंड अदर स्पीशीज जो है, अदर स्पीशीज इज हार्म्ड, उसका नुकसान हो रहा है। अब नुकसान किसका हो रहा है, अगर मैं प्रेडेशन के केस में देखूं, प्रेडेशन में नुकसान प्रे का हो रहा है। क्लियर? पैरासिटिज्म में नुकसान जो है वो होस्ट का होता है। और अगर मैं हर्बिवोरी की बात करूं, यहां पे फायदा हर्बिवोर का हो रहा है और नुकसान जो है प्लांट का हो रहा है। क्लियर? इन तीनों इंटरेक्शंस में हमने क्या देखा, यहां पे प्लस और माइनस इंटरेक्शन है, एक का फायदा हो रहा है दूसरे का नुकसान हो रहा है। इन 3 ऑर्गेनिजम्स का फायदा है बेनिफिशियल इफेक्ट, और हार्मफुल इफेक्ट जो है इन 3 ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पड़ता है। अब हम एक एक करके इन इंटरेक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले मैं जिस इंटरेक्शन की बात करने वाला हूं दैट इज प्रेडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है, दैट इज प्रेडेशन। दैट इज प्रेडेशन। क्लियर? अभी हमने बात की प्रेडेशन जो है ये प्लस और माइनस वाली इंटरेक्शन है, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म का फायदा हो रहा है,
एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेनिफिशियल इफेक्ट, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो है नुकसान हो रहा है उस पर हार्मफुल इफेक्ट है। क्लियर? अब इस इंटरेक्शन में वन ऑर्गेनिज्म that is predator is benefited and the other organism that is prey is harmed। अब ये जो प्रेडेशन वाला है, क्लियर? प्रेडेशन जो है, प्रेडेशन इट इज एक्ट ऑफ कैप्चरिंग, अपने प्रे को कैप्चर करना, उसको किल करना एंड देन ईटिंग, फिर उस अपने प्रे को खाना। क्लियर? इट्स एक्ट ऑफ कैप्चरिंग, किलिंग एंड ईटिंग ए प्रे। क्लियर बात यहां तक? राइट? अब ये जो प्रेडेशन है, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। अब इसका रोल है इकोसिस्टम में। क्लियर? ऐसा नहीं है कि नेचर जो है वो नाइंसाफी कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म जो है फॉर एग्जांपल लॉयन जो है टाइगर जो है वो डियर को खाता है, इनजस्टिस हो रही है नेचर में, ऐसा नहीं है। बल्कि इस प्रेडेशन का रोल है इकोसिस्टम में। अगर ये प्रेडेशन वाली प्रोसेस ना होती तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारे इकोसिस्टम में ना होते। क्लियर? अब इस प्रेडेशन का रोल क्या क्या है, मैं यहां पे बात कर रहा हूं। रोल ऑफ प्रेडेशन, ध्यान से देखना। रोल ऑफ प्रेडेशन, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। पहला बेनिफिट, पहला रोल इस प्रेडेशन का है, इस वाली इंटरेक्शन का ये है, इट इज मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी। इट इज मेजर कंड्यूट ऑफ energy transfer, major conduit of energy transfer across tropic levels, आप कोई चीजें एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी अगर आपको अलग से सवाल आया प्रेडेशन पे। क्लियर? यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, इसी से तो एक ऑर्गेनिज्म की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। तो इससे क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। अगर हमें एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी पहुंचानी है तो लाजमी है ना कि दूसरी ट्रॉपिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करे। क्लियर? अब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, इससे एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। अगर ये प्रोसेस ना होती तो एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होती। तो हमने पहला रोल क्या देखा? It is major conduit of energy transfer across tropic levels. Second important role is it controls the population of prey species. यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्रे, जिसको खाया जा रहा है, इसको जो खाने वाला ऑर्गेनिज्म है दैट इज प्रेडेटर। क्लियर? अगर ये प्रेडेटर ना होता, अगर एनवायरमेंट में प्रेडेटर ना होता, प्रेडेटर एब्सेंट, तो प्रे की पॉपुलेशन जो है एब्रप्टली इंक्रीज होगी। अगर प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इससे कुछ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं, इससे नुकसान हो रहा है इकोसिस्टम में। क्लियर? तो ये कंट्रोल करता है प्रे की पॉपुलेशन को। इसमें आप एग्जांपल याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमारे पास एक कैक्टस है दैट इज प्रिकली पेयर कैक्टस। ये जो प्रिकली पेयर कैक्टस है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। किसी ने ऑस्ट्रेलिया इसको इंट्रोड्यूस किया, प्रिकली पेयर कैक्टस को अपने नेचुरल हैबिटेट से उठा के इसको ऑस्ट्रेलिया के कुछ हैबिटेट्स में जो है ग्रो किया। अब वहां पे क्या हुआ, ये जो प्रिकली पेयर कैक्टस है, अपना नेचुरल प्रेडेटर ना होने की वजह से इसने ऑस्ट्रेलिया के उस हैबिटेट में अब्रप्टली ये ग्रो हुआ, तो ये पूरे हैबिटेट को कवर किया एंड इट कॉज्ड हैवोक। क्लियर? ये जो प्रिकली पेयर कैक्टस है, इट कॉज्ड हैवोक, इसने बहुत सारी तबाही मचा दी वहां के हैबिटेट में, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए जो इसके नेचुरल हैबिटेट में प्रेडेटर था, अब वो प्रेडेटर यहां पे नहीं है। तो इन्होंने लोगों ने क्या किया, जो इकोलॉजिस्ट्स थे, इन्होंने इसका प्रेडेटर लाया।
इसका जो प्रेडेटर है दैट इज मॉथ। मॉथ को लाया गया ऑस्ट्रेलिया में। अब मॉथ से क्या हुआ, इसकी जो पॉपुलेशन है वो चेक में रही, वो कंट्रोल में रही। क्लियर? इट कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ऑफ प्रिकली पेयर कैक्टस। मॉथ जो है ये प्रेडेटर है और इसका जो प्रे है दैट इज प्रिकली पेयर कैक्टस। क्लियर? अब इसको कंट्रोल करने के लिए इसका प्रेडेटर, नेचुरल प्रेडेटर लाया गया दैट इज मॉथ। क्लियर? तो हमने क्या देखा, पॉपुलेशन, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है दैट इज प्रेडेटर। एक और इंपॉर्टेंट रोल जो है इकोसिस्टम में, थर्ड जो है दैट इज इट मेंटेन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी। इट मेंटेन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम या इन ए कम्युनिटी। यानी कि प्रेडेशन से क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज का नंबर जो है वो मेंटेन रहता है। अगर ये प्रेडेशन ना होता तो प्रे की पॉपुलेशन ज्यादा होती, तो उससे क्या होगा, स्पीशीज इवननेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। क्लियर बात? इसमें आप एग्जांपल याद रखोगे, जो साउथ अमेरिकन कोस्ट में या अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे एक स्टार फिश रहता है। क्लियर? स्टार फिश दैट इज पाई सिस्टर। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे क्या रहता है, एक स्टार फिश दैट इज कॉल्ड पाई सिस्टर। क्लियर? इस पाई सिस्टर को एक्सपेरिमेंटली इकोलॉजिस्ट से रिमूव किया उस कोस्ट से। क्लियर? दे वर एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड, they were experimentally removed from that coast. क्लियर? अब हुआ क्या, इसका जो प्रे है यानी कुछ वर्टिब्रेट्स, द 10 स्पीशीज या कुछ स्पीशीज जो है, स्पीशीज ऑफ वर्टिब्रेट्स दे बिकम एक्सटिंक्ट। दे बिकम, शाबाश, एक्सटिंक्ट। किस वजह से? ड्यू टू कॉम्पिटिशन। जब यहां पे इन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बढ़ी, क्योंकि इनको खाने के लिए जो पाइसेस्टर था वो प्रेजेंट नहीं है, इसका प्रेडेटर हटाया गया, अब प्रे की पॉपुलेशन बढ़ी। अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ी, इन्होंने आपस में कंपटीशन स्टार्ट किया रिसोर्स को पाने के लिए, लिमिटेड रिसोर्स को पाने के लिए। जब ये कंपटीशन करे तो कंपटीशन में ऑर्गेनिजम्स मारे जाते हैं। क्लियर? जब यहां पे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई तो यहां पे कुछ स्पीशीज जो इनवर्टिब्रेट्स के वो एक्सटिंक्ट हुई उस कोस्ट से। समझ में आई बात? ये रोल है प्रेडेशन का इकोसिस्टम या किसी कम्युनिटी के अंदर। क्लियर? अब हम कुछ मेथड्स की बात करेंगे जिन मेथड्स से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इस प्रेडेशन को अवॉइड कर सकता है। इस प्रेडेशन को क्या कर सकता है, वो प्रेडेटर से खुद को बचाएगा। यानी वो मेथड्स टू अवॉइड प्रेडेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मेथड्स that organism develops to avoid predation. Clear? अगर मैं पहले एनिमल्स की बात करूं, एनिमल जो है वो खुद को प्रेडेटर से बचाने के लिए कौन कौन से मेथड्स डेवलप करता है। नंबर 1 इज दैट इज क्रिप्टिक कलरेशन। दैट इज क्रिप्टिक कलरेशन, जिसको आप लोग नाम देते हैं कैमोफ्लेग। जिसको आप लोग नाम देते हैं कैमोफ्लेग। क्लियर? कैमोफ्लेग में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड होता है। ऑर्गेनिज्म जो है, राइट, कोई ऑर्गेनिज्म अपने प्रेडेटर से बचने के लिए इट ब्लेंड विद द बैकग्राउंड, ब्लेंड विद बैकग्राउंड। उसका कलर वैसा ही होता है जैसे बैकग्राउंड का। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऑक्टोपस हैं, वो खुद को अपना कलर जो है अपने बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करता है। या आपने देखा होगा क्या नाम है उसका, जो जिसका कलर चेंज होता है दैट इज कैमिलियन, राइट। वो अपने कलर को जो अपने बैकग्राउंड के साथ मैच करता है ताकि प्रे जो है वो उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज ना कर सके। क्लियर? सेकंड मेथड जो है जिससे अवॉइड किया जाएगा प्रेडेशन को, दैट इज कॉल्ड मिमिक्री। मिमिक्री में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेडेटर से बचने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसे दिखना स्टार्ट करता है। क्लियर? ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म इट रिजेंबल्स
with the individual of other species, with the individuals of other species। एक ऑर्गेनिज्म दूसरी स्पीशीज के जैसे दिखना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से प्रे जो है इसको खाने के लिए आएगा ही नहीं। क्लियर? थर्ड मेथड जो है, कुछ एनिमल्स जो है वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ पॉइजन्स प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस सम पॉइजन्स, जैसे कि हमारे पास मोनार्च बटरफ्लाई जो है, वी हैव मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्च बटरफ्लाई के अंदर कुछ पॉइजनस केमिकल्स जो है अकायर होते हैं, राइट? इट अकायर सम केमिकल्स जब ये कैटरपिलर स्टेज में होता है, एट इट्स कैटरपिलर स्टेज, फ्रॉम पॉइजनस वीड्स। क्लियर? यानी मोनार्च बटरफ्लाई जो है जब ये कैटरपिलर स्टेज में होता है, कैटरपिलर स्टेज में, उस टाइम पे ये कुछ पॉइजनस वीड्स के ऊपर फीड करता है। क्लियर? और उस पॉइजनस वीड के केमिकल इस मोनार्च बटरफ्लाई की बॉडी में रहते हैं, जिसकी वजह से जो ही इसको प्रेडेटर खाने के लिए आता है, तो प्रेडेटर जो है उस पॉइजनस केमिकल की वजह से उसकी डेथ होती है, तो अवॉइड करता है इसको खाना। समझ में आ रही बात? ये एनिमल्स के अंदर कुछ मेथड्स डेवलप हुए जिससे ये प्रेडेशन को जो है अवॉइड कर सकते। इसी तरह से प्लांट्स भी अपने अंदर कुछ मेथड्स डेवलप करते हैं खुद को बचाने के लिए। क्लियर? अब देखो भाई, प्लांट जो है वो भाग तो नहीं सकता है, वहां से अगर प्रेडेटर आ गया प्लांट तो इट कैन नॉट रन अवे। क्लियर? अब प्लांट भी अपने अंदर कुछ मेथड्स डेवलप करता है जिससे खुद को प्रेडेटर से बचाता है। जैसे कि एक मेथड है, प्लांट्स प्रोड्यूस स्पाइन्स एंड थॉर्न्स। प्लांट अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पाइन्स एंड थॉर्न्स। वो कांटे जैसे जो प्लांट से डेवलप होते हैं उनको हम नाम देते हैं स्पाइन्स एंड थॉर्न्स। अब अलग अलग डेफिनेशन है बॉटनी के लिए। स्पाइन जो है ये लीफ की मॉडिफिकेशन है, थॉर्न जो है ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। अगर स्पाइन में आप एग्जांपल याद रखोगे, वी हैव कैक्टस। क्लियर? और थॉर्न में अगर आप एग्जांपल याद रखोगे, वी हैव साइट्रस। मॉर्फोलॉजी में आपको याद रखना पड़ता था, बोगेनविला है, या वी हैव एकेशिया। क्लियर? या रोज प्लांट। इनसे थॉर्न्स डेवलप होते हैं जिसकी वजह से इसको हर्बिवोर खाने के लिए नहीं आता है। क्लियर? सेकंड मेथड, दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल्स। क्लियर? जैसे वी हैव कैलोट्रॉप्स। कैलोट्रॉप्स जो है ये प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इट प्रोड्यूसेस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्लियर? इसकी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। जब इस कैलोट्रॉप्स को कोई एनिमल खाने के लिए आता है तो इस केमिकल की वजह से एनिमल जो है, जो हर्बिवोर होता है, दैट फील्स अनईजी। क्लियर? जो हर्बिवोर है फील्स अनईजी ड्यू टू दिस केमिकल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है? इसके अलावा प्लांट्स जो हैं ये कुछ केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं खुद को बचाने के लिए। जैसे प्लांट से जो केमिकल्स बनते हैं, वी हैव कैफीन है, ओपियम है, एट्सट्रा। ये केमिकल्स भी प्लांट को हर्बिवोर से बचाते हैं। ये हमने देखा कि किन मेथड से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेडेटर से खुद को बचा सकता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, दैट इज कंपटीशन। राइट? हमने अभी देखा कंपटीशन में दोनों ऑर्गेनिजम्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इट इज माइनस माइनस इंटरेक्शन, जहां पे दो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनके ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट है। क्लियर? अब कंपटीशन ऑर्गेनिजम्स क्यों करते हैं? ऑर्गेनिज्म के बीच इसलिए कंपटीशन होते हैं किसी सेम रिसोर्स को पाने के लिए। क्लियर? कंपटीशन जो है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स compete for the same limiting resource, क्लियर?
किसी रिसोर्स को पाने के लिए ऑर्गेनिज्म के बीच जो है कंपटीशन होता है। जहां पे यूजुअली रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे वहीं पे ऑर्गेनिज्म के बीच कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अब जो दो ऑर्गेनिज्म्स आपस में कंपटीशन करते हैं, क्लियर, ये दोनों ऑर्गेनिज्म्स जो हैं या तो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, क्लियर, जहां पे वो कंपटीशन करते हैं, या दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं, इनडायरेक्टली वो कंपटीशन करते हैं किसी सेम रिसोर्स को पाने के लिए। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं उसको हम नाम देते हैं इंटरफ्रेंस कंपटीशन। इंटरफ्रेंस कंपटीशन, इट इज डायरेक्ट कांटेक्ट between two competing organisms। क्लियर है? दो ऑर्गेनिज्म जो है फाइटिंग करते हैं या किसी अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं, उसको नाम बोलते हैं इंटरफ्रेंस कंपटीशन। सेकंड टाइप इज दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन में दो कंपीटिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनडायरेक्टली कंपीट करते हैं, वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती हैं। क्लियर? ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स कंपीट इनडायरेक्टली, ऑर्गेनिजम्स कंपीट इनडायरेक्टली by consuming same limiting resource। by consuming limiting resources, किसी रिसोर्स को वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, बट जिस रिसोर्स को लेके कंपटीशन चल रहा है वो उस रिसोर्स को ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म कंपिटेटिवली स्ट्रांग होगा वो रिसोर्स को ज्यादा लेगा, और जो कंपिटेटिवली थोड़ा सा कमजोर होगा वो उस रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं करेगा, तो एक्सटिंक्ट हो सकता है। क्लियर? अब ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच भी होगा, और ये कंपटीशन दो डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच भी होगा। उसी को हम नाम देते हैं इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। राइट? इट इज इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रास्पेसिफिक का मतलब अगर सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच जो है कंपटीशन चल रहा है। सेकंड इज इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, जहां पे दो डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स आपस में कंपीट करते हैं किसी सेम रिसोर्स को पाने के लिए। क्लियर? अब ये जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है, इसी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन ने, डार्विन ने हमें दो कॉन्सेप्ट्स दिए। एक को हम बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, struggle for existence, and second is survival of the fittest। struggle for existence and survival of the fittest। क्लियर? यानी अगर ऑर्गेनिज्म को किसी हैबिटेट में रहना है तो उसको कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनिज्म रिसोर्स को पाने के लिए कंपटीशन नहीं करेगा तो वह एक्सटिंक्ट हो सकता है। सेकंड इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कंपिटेटिवली सुपीरियर ऑर्गेनिज्म होगा वो ज्यादा सर्वाइव करेगा एज कंपेयर टू कंपिटेटिवली इंफीरियर ऑर्गेनिज्म। यहां तक बात क्लियर? अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको कंपटीशन में याद रखनी है। वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स। एक एग्जांपल हमारे पास है जो साउथ अमेरिकन लेक्स है। जो साउथ अमेरिकन लेक्स, वहां पे एक बर्ड ग्रो करता है, एक बर्ड है, उनको हम बोलते हैं फ्लैमिंगोज। फ्लैमिंगोज, दीज आर बर्ड्स। These birds compete with small fishes of that lake for zooplanktons। zooplankton को पाने के लिए
कंपटीशन चल रहा है इन दो ऑर्गेनिजम्स के बीच, फ्लेमिंगोज के बीच और स्मॉल फिशेस के बीच। यहां पे भी अगेन ये एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते बट ये रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल आप याद रखोगे, जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं जहां से आपने डार्विन के फिंच पढ़े हैं, क्लियर, यहां पे एक टोर्टाइज रहता है, दैट्स कॉल्ड एबिंगडन टोर्टाइज, क्लियर। ये जो एबिंगटन टोर्टाइज है, इट बिकम्स एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस आइलैंड, इट बिकम्स एक्सटिंक्ट, क्यों? ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स। जब इस आइलैंड में, क्लियर, गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि गोट्स में ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस एबिंगटन टोर्टाइज। गोट्स के इंट्रोडक्शन की वजह से, अब जब गोट्स से सारा रिसोर्स यूटिलाइज किया तो एबिंगटन टोर्टाइज उन गैलापागोस आइलैंड से जो है एक्सटिंक्ट हुआ। यहां तक बात क्लियर। अब इफेक्ट क्या है कंपटीशन का? जब दो ऑर्गेनिजम्स आपस में कंपटीशन करते हैं, क्लियर, इस कंपटीशन का इफेक्ट क्या है? इस कंपटीशन के इफेक्ट्स, सबसे पहली बात, जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में कंपीट करेंगे, इनका जो आर वैल्यू है, इन्हें बायोटिक पोटेंशियल, इट डिक्रीजेस, आर वैल्यू डिक्रीज होता है। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी स्पेंड करनी थी रिप्रोडक्शन में, ये वो एनर्जी खर्च कर रहा है कंपटीशन में, क्लियर, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑर्गेनिज्म की रिड्यूस होती है, या हम बोल सकते हैं कि आर वैल्यू जो ऑर्गेनिज्म का है वो कम हो रहा है। सेकंड इफेक्ट है जिसको गॉसेस लॉ से हम पढ़ते हैं, दैट्स कॉल्ड गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपस में कंपीट करते हैं, टू क्लोजली रिलेटेड species that compete each other, that compete for same resource, clear, जो किसी सेम रिसोर्स को पाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, they cannot coexist, ये एक साथ नहीं रह सकते, दो में से एक को वहां से एलिमिनेट होना पड़ेगा। अब एलिमिनेट वो होगा जो कंपेटेटिवली इंफीरियर होगा, क्लियर। जो दो ऑर्गेनिजम्स कंपीट कर रहे हैं सेम रिसोर्स को लेके, उनमें को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती है, क्लियर। अब जो कॉम्पिटेटिव इंफीरियर वंस है, जो कॉम्पिटेटिव इंफीरियर स्पीशीज है, क्लियर, दे बिकम्स एक्सटिंक्ट, वो उस हैबिटेट से क्या हो जाएंगे? दे विल बिकम एक्सटिंक्ट, राइट। अब जो दो कंपीटिंग स्पीशीज है, वो इस कंपटीशन को थोड़ा सा रिड्यूस से अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, उन्होंने कुछ मैकेनिज्म्स डेवलप किए जिससे दो कंपीटिंग ऑर्गेनिजम्स के बीच को एग्जिस्टेंस हो सकती है, क्लियर। अब वो मेथड्स कौन है जिससे दो ऑर्गेनिजम्स के बीच को एग्जिस्टेंस होगी, क्लियर। नंबर वन इज राइट, नंबर वन इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग, वो अपने रिसोर्सेज को बांट देंगे, क्लियर। या तो उनमें डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग होगा, ऑर्गेनिज्म रिसोर्स को कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वो अलग अलग टाइम पे जो फीडिंग करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में फीडिंग करते हैं, कुछ उसी स्पीशीज कॉम्पिटिटिव स्पीशीज जो दूसरी है वो इवनिंग में फीडिंग करते हैं, ताकि इन दो के बीच कंपटीशन को जो है उसको अवॉइड या रिड्यूस किया जाए। सेकंड जो है, इनमें होता है डिफरेंट फोरेजिंग हैबिट, डिफरेंट फोरेजिंग हैबिट। ऑर्गेनिजम्स कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए वो अपने खाने की आदत को बदल डालते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल कुछ बर्ड्स जो है वो सीड्स को खाते हैं,
कुछ बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि इनको एक ही रिसोर्स को लेके कंपटीशन ना करना पड़े। क्लियर बात। नाउ नेक्स्ट मेथड टू अवॉइड कंपटीशन, दैट इज कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। राइट, दैट इज कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। अब कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज लाई ताकि वो किसी दूसरे डिफरेंट रिसोर्स के ऊपर फीड करे और कंपटीशन को अवॉइड किया जाए। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल, क्लियर, मॉर्फोलॉजिकल या इनमें बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज आई। फिजियोलॉजिकल चेंज जिससे ऑर्गेनिज्म ने डिफरेंट रिसोर्स के ऊपर जो है फीड करना स्टार्ट किया। इसमें एग्जांपल हैं बर्ड्स के जो बीक की शेप है, वो एग्जांपल है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की। बीक शेप ऑफ बर्ड्स, क्लियर। अब सारे बर्ड्स का बीक शेप एक जैसा नहीं है, बर्ड्स में अलग अलग बीक्स की शेप होती है, क्लियर। अब बीक शेप अलग अलग होने से बर्ड्स जो है वो डिफरेंट रिसोर्स के ऊपर फीड करते हैं। कुछ बर्ड्स का बीक शेप ऐसा है कि वो पानी के अंदर फिश के ऊपर फीड करते हैं। कुछ बर्ड्स जो है वो फ्रूट्स को खाते हैं क्योंकि उनका बीक शेप वैसा है, जैसे पैरट। कुछ बर्ड जो वो ग्रेन्स को खाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स को, एक्स्ट्रा को खाते हैं, क्लियर। यानी कि बर्ड किस रिसोर्स को खाएगा वो डिपेंड करेगा कि उसकी बीक की शेप क्या है। अब बीक शेप होने से बर्ड्स ने अलग अलग रिसोर्स के ऊपर फीड करना स्टार्ट किया, जिससे कंपटीशन जो है वो रिड्यूस हुआ। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जो है, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। अगेन ये प्रेडेशन के जैसा ही एक टाइप है, जहां पे प्लस और माइनस इंटरेक्शन हो रही है। एक ऑर्गेनिज्म का फायदा हो रहा है, बेनिफिशियल इफेक्ट, दूसरे ऑर्गेनिज्म का नुकसान हो रहा है, क्लियर। ये जो पैरासिटिज्म है, इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, in this type of ecological interaction, one organism is benefited। अब जिस ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट हो रहा है, क्लियर, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, उस ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं, पैरासिटिज्म के केस में उसको बोलते हैं पैरासाइट, जिसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट। एंड द अदर ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड, दूसरे का नुकसान हो रहा है, और उसको बोलते हैं होस्ट, क्लियर। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर फीड करते हैं उसको पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट का यहां पे फायदा हो रहा है और होस्ट का यहां पे नुकसान हो रहा है, क्लियर बात। अब ये जो पैरासाइट्स होते हैं, ये बड़े साइज के भी होंगे और ये स्मॉल साइज्ड भी होते हैं, क्लियर। स्मॉल साइज्ड पैरासाइट्स को बोलते हैं माइक्रो पैरासाइट्स, ये स्मॉल साइज्ड होते हैं, दे आर स्मॉल साइज्ड, और इनमें जनरेशन टाइम जो है वो इनमें शॉर्ट होता है, यानी इनका ज्यादा बड़ा लाइफ स्पैन नहीं होता है। इसमें आप एग्जाम्पल याद रखोगे, वी हैव वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एटसेट्रा, ये सारे के सारे ये माइक्रो पैरासाइट्स है। अब कुछ पैरासाइट्स बड़े साइज के होते हैं, दे आर कॉल्ड मैक्रो पैरासाइट्स, बड़े साइज के पैरासाइट्स, क्लियर। दे आर लार्ज साइज्ड, और इनमें जनरेशन टाइम ज्यादा होता है, लार्ज साइज एंड मोर जनरेशन टाइम, क्लियर। इसमें एग्जांपल याद रखोगे आप, वी हैव एस्कैरिस, क्लियर। एस्कैरिस है लिवर फ्लूक से,
लिवर फ्लूक्स है एक्स्ट्रा, ये मैक्रो पैरासाइट्स के एग्जांपल। अब जो पैरासाइट्स होते हैं, क्लियर, होस्ट के बॉडी के ऊपर न्यूट्रिशन को डिराइव करने के लिए उसकी बॉडी में कुछ एडेप्टेशंस होती है, यानी पैरासाइट्स जो हैं उसमें कुछ एडेप्टेशंस हो रही है, एडेप्टेशंस। जैसे कि जो पैरासाइट्स हैं उनमें कुछ सकिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड, दे हैव सकर्स एंड हुक्स, क्लियर। जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स हैव दे हुक्स एंड सकर्स। हुक्स जो है जिससे होस्ट की बॉडी को जो है अटैच करता है खुद को, और सकर से होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड एडेप्टेशन पैरासाइट्स की, दे डू नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर, देयर इज लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है क्योंकि ये प्रिपेयर्ड फूड डिराइव करते हैं होस्ट से। थर्ड, इनमें हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दे हैव लॉस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। इनमें आईज, ईयर्स वगैरह नहीं होते। ये कुछ एडेप्टेशंस होती हैं पैरासाइट्स के अंदर। अब अगर मैं और बात करूं टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स की, कि क्या ये पैरासाइट होस्ट की बॉडी के बाहर ग्रो करता है, क्या ये होस्ट की बॉडी के अंदर ग्रो करता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स की बात करूं, क्लियर, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, वी हैव एक्टोपैरासाइट्स, क्लियर, ये होस्ट की बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, दे ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट। जैसे एग्जाम्पल आप याद रखोगे, लाइस, टिक्स एटस्ट्रा। सेकंड टाइप जो है एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, दे ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, दे ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, लंग्स के अंदर होते हैं, किडनीज के अंदर होते हैं, लिवर के अंदर होते हैं। इसमें एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, लिवर फ्लूक, क्लियर, लिवर फ्लूक है, एस्कैरिस है, वी हैव एंटएमुबा हिस्टोलिटिका एटस्ट्रा। ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स हैं। अब थर्ड टाइप जो है, दैट्स कॉल्ड, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म। अब ये ब्रूड पैरासिटिज्म जो है, इट इज कॉमन इन बर्ड्स। ये किन में देखा जाता है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स। अब यहां पे होता क्या है, एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक बर्ड, इट लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ होस्ट एंड let the host incubate them। समझ में आ रही ना बात। यानी ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब, ये बर्ड्स में ऑब्जर्व किया गया है, यहां पे एक बर्ड जो है वो दूसरे बर्ड के नेस्ट में अपने एग्स ले करता है और दूसरे ही होस्ट बर्ड से उन एग्स की हैचिंग या उनको इंक्यूबेट कराता है। इसकी इंपॉर्टेंट फेमस एग्जांपल यहां पे आप याद रखोगे, वी हैव कुकू बर्ड्स। कुकू बर्ड जो है ये ले करता है एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो, क्लियर। जो कुकू बर्ड है वो अपने जो है नेस्ट के अंदर एग्स ले नहीं करता, बट ये क्रो के नेस्ट के अंदर एग्स ले करता है। जैसे आपने 3 इडियट्स का वो डायलॉग आपने सुना होगा,
जहां पे वायरस बोल रहा है कि कोयल जो है ये कभी भी अंडे अपने घोंसले में नहीं देती है। क्लियर? एक्चुअली वो ब्रूड पैरासिटिज्म की बात हो रही है। क्लियर? तो यहां तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस की बात की जो डिफरेंट इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करती है। क्लियर? तो जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, हमने उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब आप इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे। थैंक यू सो मच।